समझा दिया था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी हमारे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है, जैसे टरबाइन है, जो भी इसमें जो हमारा जो वर्क मिलता है वो हमें ज़्यादा मिलता है जब प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो। और जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है जैसे पंप और कंप्रेसर, इसमें हमें लेस वर्क कंज्यूम होता है जब प्रोसेस जो हो वो रिवर्सिबल हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि उसमें मिनिमम से मिनिमम जो है हमारा लॉस हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गेन हो रहा है। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में, टरबाइन में हमें वर्क ज़्यादा मिलेगा। बेसिकली हमें ये नीड ज़रूर होती है। और जो वर्क कंज्यूम कर रहा है, हमें क्या चाहिए कि वर्क कंज्यूम कम करे, तो ये चीज़ हमें रिवर्सिबल में मिलेगी। तो कंज्यूम लेस वर्क, ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट ये गायब कर दूँ। तो अब हम आगे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल TDS इक्वेशन के बारे में आप जान लो। तो एंट्रोपी बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको शो हो रहा होगा। एंट्रोपी इज बेसिकली प्रॉपर्टी एंड द TDS एक्सप्रेशन दैट वी जस्ट डेराइव्ड एक्सप्रेस एंट्रोपी इन टर्म ऑफ अदर प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। We can use the TDS equation we just derived to calculate the entropy change between any two states। तो इसका मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि जो एंट्रोपी है वो हमारी, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी होने का मतलब ये होता है, एंट्रोपी प्रॉपर्टी होने का मतलब ये होता है कि जो उसका जो पाथ है वो इंडिपेंडेंट है, उसका पाथ किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो चीज़ शो करी। मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर्टी क्या होती है ये चीज़ के बारे में आपको थर्मोडायनेमिक लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा, आपको वहाँ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो TDS इक्वल टू DU प्लस PdV स्टार्टिंग विथ एंथैल्पी इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप अ सेकंड TDS इक्वेशन। TDS इज इक्वल टू DH माइनस PdV। ये हमारी फर्स्ट TDS इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड TDS इक्वेशन है। इसका हम डेरिवेशन अभी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, इसका डेरिवेशन से। तो ये हमारा TDS इक्वेशन का डेरिवेशन है कि इसमें हम करने क्या होता है। बेसिकली हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ क्लोज सिस्टम स्टेशनरी और फिक्स मास कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये होता है। इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कि डेल्टा Q रिवर्सिबल माइनस डेल्टा W रिवर्सिबल इज इक्वल टू DU क्या है, इंटरनल एनर्जी है। और हम ये भी जानते हैं कि भी Q रिवर्सिबल इक्वल टू TDS होता है, जैसे कि एंट्रोपी में डिफिनेशन बताइए। और W रिवर्सिबल इज इक्वल टू PdV होता है। ये हमने चीज़ कर ली थी। तो अगर ये दोनों ये जो इक्वेशन है ये 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है, ये इन दोनों इक्वेशनों को इस इक्वेशन में रख देते हैं, स्टार इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास ये होता है कि TDS इक्वल टू DU प्लस PdV। तो ये जो हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट TDS इक्वेशन है, जिसे हम गिब्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारी फर्स्ट TDS इक्वेशन होगी जो हमें पढ़नी थी। और अब हम आगे करेंगे सेकंड TDS इक्वेशन के बारे में। तो सेकंड TDS इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको वो समझा देता हूँ। इस सेकंड TDS इक्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे बाय एलिमिनेटिंग DU फ्रॉम फर्स्ट TDS इक्वेशन। फर्स्ट TDS इक्वेशन से हम DU को हटाएंगे, जैसा कि आपने पहली इक्वेशन हमने देखी थी। फर्स्ट TDS इक्वेशन में जो DU था, ये इस चीज़ को हम एलिमिनेट करेंगे। इसको कैसे करेंगे वो चीज़ हम बताएंगे कि H इक्वल टू U प्लस PU, ये जानते हैं कि हम ये होता है। और इसका अगर डेरिवेशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो DH इक्वल टू DU, तो PV को पहले PdV फिर VdP ऐसे होगा। तो ये इस तरीके से आ गया। और आपको पता ही है हमने DU हटाना, तो DU अगर हटाएंगे तो DU इक्वल टू क्या होगा, DU इक्वल टू होगा
डी एच माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी। ये सब ये जो डी यू इक्वल टू जो भी है, डी यू इक्वल टू जो भी है डी यू की जगह रख देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी हमें वो ये मिलेगी कि टी डी एस इक्वल टू टी एच माइनस वी डी पी। ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी सेकंड लॉ ऑफ टी डी एस इक्वेशन है। और इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, इसका एक्सटेंसिवली यूज इन स्टडी ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो मशीन। और किसके लिए यूज़ होती है, ये बेसिकली हमारे स्टीम टरबाइन के लिए यूज़ होती है। तो ये जनरली हमारा मकसद यही है कि हम इस चीज़ को करके टर्बो मशीन में, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ में फ़ायदा करती है और उस चीज़ का बेसिक टर्म क्या होता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, ये चीज़ हमें बताती है। तो अब हम इसको ही स्टैग्नेशन के टर्म में देखते हैं। स्टैग्नेशन टर्म में क्या होगा, तो स्टैग्नेशन टर्म चेंज करने के लिए हम जो डी एच को है डी एच नोट में करेंगे चेंज, और वी को वी नोट में, डी पी को डी नोट में, और टी डॉट डी एस को हम टी नोट डी एस नोट करेंगे। तो ये हम अप्लाई करेंगे इस पर, तो ये इक्वेशन हमारी आएगी स्टैग्नेशन के टर्म में टी नोट डी एस नोट इक्वल टू डी एच नोट माइनस वी नोट डी पी नोट। ये हमारी है स्टैग्नेशन की टर्म में। तो इसमें हमें नोट लिखना है कि द सेकंड टी डी एस इक्वेशन इज यूज्ड टू स्टडी टर्बो मशीन इन टर्म ऑफ स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। तो सेकंड जो टी डी एस इक्वेशन है हम टर्बो मशीन में स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी के जरिए यूज़ करते हैं, मतलब कि स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी की टर्म में यूज़ करते हैं टर्बो मशीन की स्टडी करने के लिए। ये बेसिकली हमें समझ में आ गया। और फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडरगोइंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अंडरगोइंग आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कि जो डी एस है, जो एंट्रोपी में चेंज है वो जीरो हो। ये चीज़ हमें शो होता है कि जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो। ये हम बेसिकली थर्मोडायनामिक्स अच्छे से समझेंगे। आइसेंट्रोपिक क्या होता है, आइडियोपैथिक क्या होता है, ये चीज़ हम उसमें अच्छे से समझेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अभी समझ ही लेते हैं कि भी आइसेंट्रोपिक का मतलब ये होता है कि एंट्रोपी में कांस्टेंट होता है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब कि कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें, तो कोई चेंज नहीं मतलब कि वो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया जीरो। तो द आइडियल चेंज इन स्टैग्नेशन एंथैल्पी इज, जो आइडियल अगर हम देखते हैं जो रियल में ना हो के वो आइडियल मानते हैं, तो ये चीज़ होती है डेल्टा एच नोट एक्स इक्वल टू वी नोट डेल्टा पी नोट इक्वल टू डेल्टा पी नोट अपन रो नोट डेल्टा पी नोट अपन पी। तो ये सिंपली हमारा जो है सेकंड लॉ ऑफ टू टर्बो मशीन, ये हमने जान लिया है। तो ये इसमें इतना समझने की चीज़ नहीं है, ये केवल एक डेफिनेशन है। आपको इसमें जो भी आएगा वो फॉर्मूले आएंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो है कुछ नोट पढ़ेंगे, जो हमें स्पेशल पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं कि स्पेशल पॉइंट क्या कहता है। पहला स्पेशल पॉइंट ये कहता है कि इन स्टीम टरबाइन द पावर जनरेटिंग मशीन इन स्टीम टरबाइन और पावर जनरेटिंग मशीन इनिशियल एंथैल्पी एंड प्रेशर ऑफ द इनकमिंग स्टीम इज लो एज कंपेयर टू आउटगोइंग एग्जिट स्टीम। मतलब कि जो कहना चाहता है कि भाई जो भी हमारा स्टीम टरबाइन है उसमें जो स्टीम आ रही है इनकमिंग, जो जहाँ से स्टीम आ रही है वो लो होती है बजाय एक एज कम्पेयर आउटगोइंग एग्जिस्ट स्टीम, जो जब निकलती है उसके मुकाबले जो उसका एंथैल्पी और उसका प्रेशर होता है इनिशियल जो स्टीम आ रही है जहाँ से वो लो होती है बाकायदा जो स्टीम जो बाहर निकलती है उसके मुकाबले। तो इसमें जो भी हमारा जो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इनिशियल एंथैल्पी हमें H1 से करते हैं और जो एग्जिट एंथैल्पी हमको H2 से करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि H2 ज़्यादा है H1 से, तो DH जो होगा H2 माइनस H1 ये होगा। तो हमारे को H2 ज़्यादा है H1 से, जो भी मिलेगा, जो भी हम DH में देखेंगे जो डिफरेंशिएशन होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में आएगा।
तो डी एच माइनस डी एच हो जाएगा। ऐसी प्रकार प्रेशर में भी ये होगा कि जो प्रेशर होगा वो भी नेगेटिव में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर कम हो रहा है, बढ़ रहा है लास्ट में। तो हमारी जो टी डी एस जो हमारा वर्क डन जो होगा डी एच नोट प्लस टी नोट डी एच नोट, ये जो हमने स्टेगनेशन में पढ़ा था कि जो भी चीज़ है हम इसको हम इन इक्वेशन में रखते हैं, जो हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर रखते हैं तो हमें ये बेसिकली ये दोनों इक्वेशन रखते हैं तो ये हमें ये मिलती है इसके लिए, स्टीम टरबाइन के लिए, पावर जनरेटिंग मशीन के लिए। तो सेकंड बात आती है हमारी जो पावर जनरेटिंग, ये तो पावर जनरेटिंग होगी। अब हम जो नेक्स्ट जो है वो पंप और कंप्रेशन के बारे में करेंगे कि उसमें क्या होता है। तो उसमें बेसिकली इन केस ऑफ पंप एंड कंप्रेसर द इनिशियल एंथैल्पी एंड प्रेशर इनकमिंग स्टीम इज हाई एज कम्पेयर टू आउटगोइंग और एग्जिट स्टीम। इसका जस्ट अपोजिट साइड है, तो सेम वही है कि भाई इसमें H1 ग्रेटर देन टू H2 है। तो बेसिकली TH जो होगा हमारा वो पॉजिटिव में आएगा और DP जो होगा वो भी पॉजिटिव में आएगा, और जब इनमें ये रखेंगे तो हमारा जो वर्क जो होगा नेगेटिव में आएगा। जैसा कि हमने शो किया कि जो भी वर्क एब्जॉर्बिंग होती है वो नेगेटिव होती है, जो वर्क प्रोड्यूसिंग होती है वो पॉजिटिव वर्क देती है, और यही चाहिए होता है हमें। क्योंकि वर्क नेगेटिव का मतलब ये होगा कि हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा तब जाके वो काम आएगी। तो इसी के लिए जैसे आप मोटर देखते हो पानी की, उसमें हमें वर्क इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है और जनरेटर में हम वो इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो ये चीज़ ही होता है कि ये वर्क नेगेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि हमें वर्क देना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन ये होगी डी एच नॉट और टी नॉट डी एच नॉट। तो बेसिकली ये हमारा आज का चैप्टर जो था कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा, और जो भी आगे की जो भी प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें मुझे समझाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो कमेंट में कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको लेक्चर कैसा लगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनको भी ये लेक्चर और ये जो स्टडी जिनको मिल नहीं रही है वो ये कर पाए। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।